बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैंने अब ठान लिया कि अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है। मैंने अपने शौहर से इस बारे में बात की तो मेरे शौहर ने भी तो इजाज़त दे दी। मेरी बेटी बहुत खुश थी कि अब वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर जाएगी, वहाँ पढ़ेगी और ख्वाबों को पूरा करेगी। शहर की यूनिवर्सिटी में इसका दाखिला करवाया, इसे हॉस्टल में भेज दिया। मेरे दिल में इस तरह के वसवसे थे, लेकिन फिर भी दिल बड़ा करके इसे भेज ही दिया। पैसा भी बहुत लगा था, अभी तो आगे और ज़्यादा लगना था। फिर मैं भी घर में काफ़ी परेशान रहने लगी थी अपनी बेटी को लेकर। मेरे दिल में धड़का सा लगा रहता, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और फिर एक दिन रात के वक्त मेरी बेटी का फ़ोन आया। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, मेरी तो जान निकल गई। और वो रोते हुए बस एक ही बात की रट लगाए हुए थी कि वो इसे हॉस्टल नहीं रहना, इसे घर वापस जाना है। मेरी तो रूह फना हो गई। मुझे कुछ समझ ना आया कि मैं क्या करूं। मेरा शौहर भी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और मेरी बेटी की हिचकियां भी अरूज पर थी। मैंने इसे अपनी बेटी को तसल्ली दिलाई कि मैं इसे लेने के लिए आ रही हूं, बस वो चुप कर जाए और बताए क्या हुआ है। लेकिन इसने मुझे कुछ नहीं बताया और इतना ही कहा कि इसे हॉस्टल नहीं रहना। मैं हर दर्जा हैरान परेशान थी कि आखिरी 2 महीने में ऐसा क्या हुआ जो मेरी बेटी हॉस्टल में इस कदर परेशान हो गई है और मैं वापस आने की ज़िद कर रही है। मेरे शौहर ये काम से वापस लौटे तो मैंने इन्हें सारी बात बताई। वो भी परेशान हो गए क्योंकि गांव से इस वक्त शहर जाने वाली कोई भी गाड़ी नहीं थी। मैंने अपनी बेटी को दोबारा फ़ोन किया और इससे कहा कि हम तुम्हें अभी आकर ले जाएंगे या सुबह। तो इसने अपनी हिचकियां दबाते हुए कहा कि आप लोग मुझे सुबह आकर ले जाएं। और अगली सुबह हम दोनों मियाँ बीवी बेटी को हॉस्टल रवाना हो गए। वहाँ जाकर हमने देखा तो हमारी बेटी की हालत बहुत ख़राब थी और वो शदीद बुखार में मुब्तला थी और इस वक्त गनगुदगी में थी। इसके करीब बैठी और इसका कंधा हिलाया, इसको पुकारा। तो इसने मेरी आवाज़ सुनते ही अपनी आंखें खोली और मुझे देखते ही मेरे गले से लिपट कर ज़ोरों कतार रोने लगी। इसकी हालत देखकर और मैं ज़्यादा परेशान हो गई। अब तो मुझे यकीन हो चुका था कुछ ना कुछ तो हुआ है। मैंने अपनी बेटी के बाल संवारे और इसे मोहब्बत से पुकारते हुए कहा कि मेरा बेटा क्या हुआ है तुम्हें। इसने अपनी आंखें नीची कर ली लेकिन अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ भी अदा ना किया। मैंने बहुत इसरार किया लेकिन इसने मुझे इतना ही कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे हॉस्टल नहीं रहना, मुझे घर वापस जाना है। मेरा आप लोगों के बगैर यहाँ दिल नहीं लगता। ये बात बहुत अजीब थी कि 4 महीने हॉस्टल में रहने के बाद मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि इसे हॉस्टल में दिल नहीं लगता। मैंने अपने शौहर को कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं, बच्ची है, बस हॉस्टल में रहते हुए थोड़ी घबरा गई है, कुछ दिन के लिए हम इसे घर ले जाते हैं। हॉस्टल इंतज़ामिया से बात करने के बाद हम लोग अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए घर ले आए। घर आने के बाद भी इसकी हालत संवरी नहीं बल्कि मज़ीद बिगड़ती चली गई। इसको शदीद बुखार था और वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। बहुत सारे डॉक्टरों से इसका इलाज करवाया लेकिन कहीं से भी आराम नहीं मिल रहा था। तकरीबन 10 दिनों के बाद इसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो हम दोनों मियाँ बीवी के दिल को भी चैन आया। मेरी बेटी बहुत हंसमुख और खुश अखलाक थी, लेकिन जब से वो बीमार हुई थी हर वक्त अपने कमरे की लाइट बंद करके अंदर ही पड़ी रहती। आज मैं इसे कमरे से बाहर लेकर आई और धूप में बैठने के लिए कहा। कुछ देर तक तो वो मेरे साथ बैठी रही लेकिन इसमें कोई भी बात ना की। पहले तो वो सारा दिन मुझसे बातें करते हुए थकती ना थी, अब इस कदर खामोश हो गई थी कि अब तो मुझे जानना कि आखिर हॉस्टल में ऐसा क्या हुआ जिसने मेरी चांसी बेटी को इस कदर मरजा के रख दिया। कुछ दिनों तक इसकी हालत बेहतर हो गई और वो बिल्कुल ठीक होकर पहले जैसी हो गई। इसको सेहतमंद देखकर हम दोनों मियाँ बीवी का सैरो खून बढ़ गया। हमारी खुशी की कोई इंतहा ना रही। ये हमारी अकलौती बेटी पहले की तरह सेहतयाब हो रही है। मुझे ये भी था कि इसकी पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा है, लेकिन इसकी पढ़ाई सेहत से ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी। जब वो बिल्कुल ठीक हो गई तो मैंने इसे कहा कि बेटा अब तुम्हें यूनिवर्सिटी वापस जाना चाहिए, तो तुम्हारी पढ़ाई का बहुत हर्ज हुआ है। मेरी बात सुनकर वो बहुत परेशान हो गई और मुझे इसकी परेशानी समझ ना आई। कुछ देर के बाद बोली कि आप ठीक कह रही हैं, मुझे वाकई वापस जाना चाहिए। अगली सुबह जब मैं इसके कमरे में गई तो वो तकिया मुंह पर रखे से
पूछा कि क्या हुआ है, तो कहने लगी मेरे पेट में बहुत शदीद किस्म का दर्द है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त। मैंने अपनी बेटी को जल्दी से चादर उड़ाई और इसे लेकर अपने गांव के क्लिनिक पर ले आई। डॉक्टर ने इसको चेकअप किया और इसे दवा भी दी। डॉक्टर कहने लगी कि दवा खाने के बाद कुछ देर तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। घर आकर मैंने इसे दवा खिलाई और थोड़ी ही देर बाद जब मैंने इसे की तबीयत पूछी तो कहने लगी अब मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा, मेरा दिल हर वक्त बेजार रहने लगा है। मेरी एक ही बेटी है और वो भी हर वक्त बीमार। ये सोचकर मैं बहुत ज़्यादा गमज़द हो जाती। अब तो ये रोज़ ही होने लगा। इसके पेट में शदीद दर्द उठता और मैं इसे क्लिनिक ले जाती। अंदर क्लिनिक में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में 10 मिनट तक इसको चेकअप करता और दवा देता। कुछ देर बाद वो ठीक हो जाती। मुझे कभी कभी लगता था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन फिर मैं अपनी सोच को झटक देती। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि हमारी बेटी के अब शादी की उम्र है, वो हॉस्टल जाना नहीं चाहती और आगे पढ़ना भी नहीं चाहती, इसलिए हमें ऐसा करते हैं कि इसकी शादी कर देते हैं। मैं परेशान थी कि अपने शौहर को कैसे बताऊं कि अब हर वक्त इसके पेट में दर्द रहने लगा है, लेकिन मैंने अपने शौहर से कोई बात ना की और इसकी हाँ में हाँ मिलाई। एक दिन मेरे शौहर ने मुझे कहा कि इनके दोस्त का बेटा डॉक्टर है, वो हमारे घर रिश्ता लेके आना चाहता है हमारी बेटी के लिए। मैंने कहा ठीक है, आप बुलाएं। रिश्ता देखने के लिए लड़के की माँ और लड़का आया था। हमें लड़का बहुत पसंद आया। शहर में घर था, लेकिन वो रिश्ता किसी अच्छे गांव वाली सुलझी हुई लड़की से करना चाहता था जो इसका घर अच्छे से संभाल सके। और फिर मेरे शौहर भी तो इनके दोस्त थे, हमें भी कोई एतराज़ ना था और ना ही इन्हें कोई था। हम लोगों ने रिश्ता पक्का कर दिया और 2 महीनों के बाद शादी की तारीख भी तय हो गई। मेरी बेटी एकदम से बिल्कुल ठीक हो गई और इस बात ने मुझे हैरानगी के साथ साथ खुश भी कर दिया। और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मैंने अपनी बेटी जान से प्यारी बेटी को रुखसत कर दिया। इसके जाने के बाद हमारा घर बहुत वीरान हो गया। मेरी बेटी हमें मिलने के लिए 1 महीने के बाद आती थी और मेरे पूछने पर हमेशा यही कहती कि मैं बहुत खुश खरम हूँ अपने घर में। इसकी ये बात सुनकर मैं अभी पुरस्कून हो जाती। फिर एक दिन एक फ़ोन कॉल ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली। वो फ़ोन मेरी बेटे के ससुराल वालों की तरफ से था। हम लोग जैसे ही मेरी बेटी के ससुराल पहुंचे तो मेरी बेटी ने बताया कि मेरी सास सुबह की गई हुई है और अभी तक वापस नहीं आई। मैं पूरा मोहल्ला छान मारा है, किसी ने भी इसे सुबह से नहीं देखा। हम लोगों ने दोबारा पूरा मोहल्ला छान मारा, लेकिन मेरी बेटी की सास कहीं भी ना मिली। मेरे शौहर ने अपने दोस्तों के ज़रिए पुलिस वगैरह से भी रब्ता किया। पुलिस आ गई, लेकिन मेरी बेटी की सास के बारे में कोई भी पता ना लग सका। आखिर वो कहाँ गई? मेरी बेटी के घर में एकदम सा बजाल आ गया था। हर कोई परेशान था। आखिर मेरी बेटी के साथ कहा जा सकती है। हम लोग तो वापस आ गए। शाम तक मेरी बेटी का शौहर भी बाहर के मुल्क गया हुआ था अपने किसी काम के सिलसिले में। मेरी बेटी के शौहर का नाम अली था। 1 महीने के बाद मेरी बेटी का शौहर भी बाहर के मुल्क से वापस लौट आया था, लेकिन इसकी सास का कोई अता पता नहीं था। वो 2 हफ्तों के बाद एक दिन अचानक ही मेरी बेटी शाम के वक्त अपने कपड़े का बैग साथ लेकर आ गई। वो बहुत परेशान थी। मैंने इसे बैठाया, पानी वगैरह पिलाया, इसे पूछा क्या हुआ है तुम? मेरी बेटी ने मुझे कहा कि अम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। मैं इसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है? तो इसने मुझे जो बातें बताई इन्हें सुनकर मैं एक बार कांप कर रह गई। मेरी बेटी ने मुझे कहा कि सास की गुमशुदगी के बाद मेरा शौहर बाहर के मुल्क से लौट आया। वो भी बहुत परेशान था। इसने हर मुमकिन कोशिश की ढूंढने की, लेकिन इसका कहीं पता ना करवा सका। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो अपनी माँ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, इसीलिए मुझे नज़रअंदाज कर रहा हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने मुकम्मल ही मुझे नज़रअंदाज कर दिया। मैंने इसे बात करने की कोशिश की। इसे कहा जब से आप आए हैं आपने मेरे साथ कोई बातचीत नहीं की। मेरा शौहर भी मुझे कहने लगा कि मैं अपनी सरगर्मियों में मशगूल रहूं, मुझे किसी की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने शौहर का ये जवाब सुनकर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मेरा ही शौहर है जो मुझसे इतने मीठे लहजे में बात करता था, अब इस कदर तलख बयानी कर रहा है। मैंने इसे पूछने की बहुत कोशिश की, मुझसे कोई गलती हुई है वो तो मुझे बताओ, लेकिन मैंने अपने लबों से कुफल ना हटाए। कुछ दिन के बाद मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे घर में किसी चीज़ की तैयारी चल रही है। मैं किचन में आई तो मेरी नंद
मुख्तलिफ किस्म के खाने बना रही थी। मैंने इससे पूछा कि खैरियत है, आज इस कदर तैयारियां किस बात की हैं? तो इसने मुझे रौब जमाने वाले अंदाज में कहा, आज घर में मेहमान आने वाले हैं और अपने कमरे में ही रहना तो अच्छा नहीं होगा। अपनी नंद का ये रवैया भी मेरी समझ से बाहर था। मैंने इससे पूछना चाहा कि मैं अपने कमरे में क्यों रहूं, लेकिन इस वक्त मेरी बहस करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मुझे अपने कमरे से बातों की आवाज़ें आनी थी। मेरा शौहर और नंद दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं बताया था। पिछले कुछ दिनों से मुझे शदीद चक्कर आ रहे थे। आज भी मुझे शदीद चक्कर आने लगे और साथ ही उल्टी शुरू हो गई। मैं बेहद घबरा गई। इस वक्त मेरी नंद मेरे कमरे में मेरे शौहर को लेकर दाखिल हुई और इसके मुंह से जो बात निकल रही थी, इनको सुनकर मुझे यूँ लगा कि अभी ज़मीन फट जाएगी और मैं इसमें समा जाऊँ। अपनी ज़ात पर लगाए जाने वाले इतने घटिया इल्ज़ामात को सुनकर किसका गुनाह पल रहा है जो इसकी ये हालत हो रही है। मैं चकराते सर के बाल बेड पर गिराया। मेरे शौहर मेरे करीब आया। इसने मुझे 2 थप्पड़ मारे। मुझे कहा कि बाज़ात बताओ, तुम्हारे अंदर किसका गुनाह पल रहा है? मैं दिल में सोचने लगी कि एक डॉक्टर होकर ये ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने पुख्ता इरादा कर लिया था कि मैं कभी भी इनको नहीं बताऊंगी कि मेरी ये हालत किस वजह से है। मैं तो पहले ही चकरा रही थी, थप्पड़ों की वजह से बेहोश हो गई। मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कि कमरे में कोई नहीं था। बाहर से मेहमानों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। मैं उठकर दरवाजे तक आई तो बाहर से आवाज़ आई कि हम ये रिश्ता पक्का समझें। मुझे समझ ना लगी कि मुझ पे इतने घटिया इल्ज़ामात लगाकर किसका रिश्ता पक्का किया जा रहा है। रात के वक्त जब मेरे शौहर मेरे कमरे में आया था, मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मैं अपने घर में चली जाऊं, वह शादी कर रहा है। मैंने अपने शौहर को कहा कि अब इस घर में मेरा जनाजा ही निकलेगा। ये सुनकर वो एक आग बगौला हो गया और कहने लगा, जब गुनाह कर रही थी तब कुछ याद नहीं आया। मैं एक बार फिर खामोश हो गई। अगले दिन मुझे पता लगा कि लड़की वालों को किसी तरह से पता लग गया है कि मेरा शौहर शादीशुदा है। उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। मेरे शौहर ने मुझसे अलग कमरे में रहना शुरू कर दिया। मैं पता लगाना चाहती थी कि आखिर मेरे शौहर और नंद ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये जानने के लिए मैंने सोचा कि इसके कमरे में जाकर देखती हूँ। रात को मैं इसके कमरे में गई सोने के लिए। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे देखकर वो एक पल के लिए परेशान हो गई। तो मैंने इसे कहा कि मुझे अब कमरे में डर लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में सोने लगी हूँ। और मैं जाकर आराम से बेड पर लेट गई। 5 मिनट के बाद मैंने हल्की सी आँख खोलकर देखा। वो कमरे के दरमियान एक टाट बिछाकर इसके ऊपर बैठकर मिल के कुछ पढ़ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा हो। थोड़ी देर के बाद वो मेरे करीब आई। मेरे दिल में खौफ की शदीद लहर उठी। मुझे ऐसा लगा जैसे अभी वो मुझे कुछ कर देगी, लेकिन वो चुपचाप आकर मेरे करीब बैठ गई और इसकी बातें सुनकर मेरे सर पे 7वां आसमान आन गिरे। इनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो मुझे कहने लगी कि भाभी तुम कितनी ढीठ इंसान हो। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली तुम्हें घर से निकालने की, लेकिन तुम निकली ही नहीं। तुम्हें घर से निकालने की कोशिश की, तुम्हारा शौहर तुम्हारा नहीं रहा, तुम मुकम्मल तौर पर तन्हा हो गई हो। अगर खुश नहीं मैं नहीं रही तो रहने तुम्हें भी नहीं दूंगी। मैं इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन तुम फिर भी नहीं निकली। इस घर से तुम्हारे मोबाइल फ़ोन से तुम्हारे शौहर को नकली मैसेज भेजे, इससे को पुख्ता यकीन दिलाया कि तुम्हारे साथ तल्लुकात हैं। मैंने अपने भाइयों की दूसरी शादी करवाने का सोचा, इसका रिश्ता भी तय कर लिया। अब तुम्हारा सर दर्द, उल्टी आना, इस सब ने मेरा काम और भी आसान कर दिया। मुझे रात को पता चला कि तुम्हें कैंसर है और तुम बहुत जल्द मरने वाली हो। तो अब मुझे तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। और जब इस बात का पता मेरी अम्मा को चला तो मुझे रोकना चाहती थी। मेरी माँ चाहती थी कि मेरे बेटे का घर ख़राब ना हो, और फिर मैंने भी हमेशा के लिए अपनी माँ को रास्ते से हटा दिया। मैंने अपनी सक्की माँ को ही मार दिया और इस बात का पता आज तक कभी भी किसी को नहीं लगने दिया। तुमने बहुत गलत किया भाभी। इस घर में आकर मेरे भाई के साथ शादी करके मैं अपने दोस्त के साथ इसकी शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि वो अपनी पसंद की शादी करेगा और वो तुम्हें पसंद करता था। और कुछ साल पहले तुम और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे और तुम हमेशा फर्स्ट आती और मैं पीछे रह जाती। सब ही मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें तबाह बर्बाद कर दूंगी, लेकिन फिर तुम लोग गाँव चले गए। और इसके बाद जब तुम ब्याह के इस घर में आई तो तुम्हें देखते ही मैंने कहा कि अब तुम नहीं बचोगी, और देखो मैंने तुम्हें तबाह
कर दिया। अपनी नंद की इतनी भयानक बातें सुनकर दंग रह गई, पर खामोशी पड़ी रही। मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि मेरी नंद एक साइको पेशेंट है। बचपन की बातें मुझे याद नहीं थी और इसने तब से ही मेरे लिए अपने दिल में बुग़्ज़ पा रखा था। इस कमरे में आने से पहले ही मैंने सबसे पहले ये काम किया कि जिस वक्त मेरी नंद मेरे पास बेड पर आकर बैठी तो मैंने आँख बचाकर अपने मोबाइल की वॉइस रिकॉर्ड ऑन कर ली। इसकी सारी बातें इसमें रिकॉर्ड होगी और मैंने वो सारी बातें अपने शौहर को भेज दी। अपनी बेटी की तमाम बातों ने मेरे दिल को गम से भर दिया। इसके बाद फिर मेरी बेटी कहने लगी कि अम्मी मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने आपको धोखा दिया और देखे बदले में मुझे भी धोखा मिला है। मेरा शौहर मुझे कॉलेज के बाहर मिला था, मैं इसे पसंद करने लगी। जब मुझे पता चला वो शहर में रहता है तो मैंने आपसे ज़िद की मुझे शहर पढ़ना है और मैं शहर चली गई। पढ़ने के लिए बाहर जाना मैं अपने डॉक्टर शौहर से मिलती और फिर एक दिन इसने मुझे कहा कि वो शादी करना चाहता है। मैंने भी हाँ कर दी। अब मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती थी, इसीलिए मैं इतने दिनों तक बीमार का नाटक किया और फिर जब मेरे पेट में दर्द हुआ तो क्लिनिक जाने लगी। वहाँ मैंने देखा कि अंदर क्लिनिक में अली बैठा है। वो अपने किसी दोस्त डॉक्टर की जगह पे आया था कुछ दिन के लिए इस क्लिनिक में। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई और फिर मैं रोज़ाना क्लिनिक जाने लगी और मैं और अली अंदर रोज़ बातें करते रहे। जब मैं अंदर आती तो चेकअप का बहाना कर लेते और फिर जब मैं आपको शक होने का लगा मुझे पर तो अली ने मुझे कहा कि मैं अब ना आया करूं क्लिनिक। एक दिन जब आप मेरा बुर्का ओढ़कर क्लिनिक गई तो इस दिन भी अली अंदर नहीं था। आपको पता ना चल सका। जब अली ने रिश्ता भेजा तो मैं हर बीमारी भूल गई और शादी की खुशियों में मसरूफ़ हो गई। कुछ अरसे बाद मेरे सर में शदीद दर्द उठा और पेट में भी। मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। तब अली काम के सिलसिले में बाहर गया था। जब वापस आया तो मैंने इसे बताना चाहती थी, इसके रवैये की वजह से मैं बता ना सकी। लेकिन अम्मी देखे ना मेरी खुशियों की उम्र कितनी छोटी। रात को मुझे पता चला मेरे नंद मेरे साथ हसद की ये सब क्या है। मेरे शौहर ने मेरा एतबार नहीं किया। अब मैं इस घर में कभी नहीं जाऊंगी। मेरी बेटी की अब मेरा दिल ची रही थी। मैंने इसे अपने सीने से लगाया और इसके अब्बा को बातें बताई। अगले दिन सुबह के वक्त मेरा दामाद आ गया मेरी बेटी को लेने। इसने मुझसे भी माफ़ी मांगी। मेरी बेटी को दुख देने के लिए वो बेहद शर्मिंदा था। मेरी बेटी को वापस ले गया और मेरी बेटी को शौहर ने इसका बहुत इलाज करवाया। इसने अपनी बहन को गुनाहों की सज़ा दिलवाने का फ़ैसला किया और फिर मेरी बेटी की नंद को पुलिस पकड़ कर ले गई। जेल में इसको बहुत भयानक अंजाम हुआ। वो साइको तो पहले ही थी, दिमागी तौर पर अब जिस्मानी तौर पर भी मफलूज होकर रह गई थी। और अब मेरी बेटी एक खुशखरम ज़िंदगी गुजार रही है। अपने घर में माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से हसद करना चाहिए। ये चीज़ ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।